It's my privilege to be in the inaugural session of CII's National Real Estate Conference on Creating Demand, the Reset 2021 and beyond. So at the outset, let me first congratulate CII to organize this web conference on such an important subject today. And also welcome all the speakers who spoke just before me. I mean, I found everyone touched on some aspect or the other, and I would like to take an overall, I mean, how this particular session, how this is going to unfold. But I mean, as usual, I would like to switch over to Hindi because that's the language I really love speaking in. If there is no international crowd, if there is no international listeners, then maybe I will continue in Hindi. Is that all right with you? That's fine, sir. बिल्कुल सर, जी सर, जी सर. Okay. बहुत बहुत धन्यवाद. सबसे पहले तो सारे लोगों को ईद का मुबारकबाद. आज का ये त्योहार, ईद का त्योहार है, इसमें सबको बहुत बहुत मुबारक हो. ये जो विषय आपने चुना है, क्रिएटिंग डिमांड, द रीसेट 2021 and beyond. It's a very important subject. I mean, like this is why reset, because there was a setback. The real estate had its own challenges, लेकिन वो बीच में setback आ गया था, COVID-19 का setback आ गया था, which started in March 2020. और ये चला मार्च से लेकर के सिलसिला कुछ सितंबर अक्टूबर तक जाकर के सिलसिला चला. अक्टूबर के बाद things started coming down. Then उसके बाद एक दूसरा वेव फिर से आ गया है. This came in the month of April, but that's also almost gone. And एक और तीसरे वेव के बारे में बहुत सारे लोग इसके बारे में शंकाएं व्यक्त कर रहे हैं. कुछ लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि इस फॉर्म में आएगा. तमाम सारी किस्म की चर्चाएं अगर आप पब्लिक में देखें तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही. लेकिन आप सबसे बड़ी चीज जो अगर आप देखें कि इसको जो कोविड-19 के बारे में जो हमारे देश ने जिस प्रकार से इसको डील किया, ये मानते हुए कि जब हम 2020 में इसको हम डील कर रहे थे, उसमें हमारे पास शायद कुछ भी साधन नहीं थे. हमारे पास न तो वेंटिलेटर्स उतनी मात्रा में थे, न तो हमारे पास मेडिकल सिस्टम जो चाहे पीपी किट से लेकर के जो तमाम सारी चीजें जरूरत होती वो हमारे पास था. मेडिसिन हमारे जो जरूरत थी उसके मुताबिक मेडिसिन नहीं थे. लेकिन फिर भी जिस प्रकार से मैनेज किया गया 2020 में मार्च के बाद से कोविड को, तमाम सारे लॉकडाउन और उसके बाद तमाम सारे एक्शन लिए गए. और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, एक आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लेते हुए हमारा देश आगे बढ़ा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था. तमाम सारे देशों को हमने बहुत सारी चीजें ऐसी सप्लाई की जिसको हम डिपेंडेंट है दूसरे देशों के ऊपर, जहां पे दुनिया की तमाम सारी अर्थव्यवस्थाएं चकनाचूर हो गई, बहुत सारी जर्जर हालत में आ गई. आप यूरोपियन कंट्रीज को ले लीजिए, बहुत सारे देशों को ले लीजिए, मुझे नाम गिनाने की जरूरत नहीं है. वहां पे हमारा देश एक आत्मनिर्भर भारत के तौर पर के आगे बढ़ा. वो अपने आप में बहुत बड़ा एक अद्भुत उदाहरण था. और उसके बाद जब आपका दोबारा ये सेकेंड वेव आई है, आपको अप्रैल से लेकर के वो 3 महीने में यहां तक कि जो पिछले बार हम 1 लाख का फिगर टच नहीं कर पाए थे, इस बार 4 लाख के फिगर को क्रॉस करके टोटल इन्फेक्शन इन ए डे. और इसको भी जो कि तमाम सारे ऑक्सीजन की इतनी किल्लत चालू हुई, लेकिन जिस प्रकार से देश ने उस किल्लत को एड्रेस किया, चाहे वो ऑक्सीजन एक्सप्रेस के रूप में, चाहे वो हमारी एयरफोर्स को यूटिलाइज करके, या हमारी इंडस्ट्री को पूरा मोबिलाइज करके, इंडस्ट्री पूरी तरह गियर्ड अप होगी कि किस प्रकार से अपने ऑक्सीजन की कैपेसिटी को बढ़ाएगी, किस प्रकार से तमाम और किस्म की चीजें एड्रेस की गई. आपको ये अपने आप में एक बड़ा अद्भुत नजारा था, अद्भुत अनुभव था कि कैसे हमने इस चीज को फिर से 3 महीने के भीतर भीतर इतने बड़े भयानक जो एक पेंडेमिक का असर आया था उसको हमने कुंद कर दिया. और अब आने वाला जो अगर कोई जो लोग प्रेडिक्शंस करते हैं उसके बारे में भी हमारी जो तैयारी है, जैसे कि मैं पीएसए प्लांट्स को देखता हूं, मुझे ये जिम्मेदारी सरकार की तरफ से दिया गया पीएसए प्लांट के बारे में. इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम केयर फंड है, उसमें 1222 प्लांट सैंक्शन किए गए. और ये सारे प्लांट मैं बता दूं, पीछे जो हमारे जो 156 जो पहले सैंक्शन हुए थे जो पिछले सालों में, और इस साल के जो सैंक्शन हुए, हम पूरी कोशिश में लगे कि हम 15 अगस्त 2022 के पहले 2021 15 अगस्त यानी अगले 1 महीने के भीतर भीतर सारे के सारे प्लांट को हम चालू करा दें. 300 से ज्यादा प्लांट हमारे चल रहे हैं और बाकी सब इस स्टेज में कि लगभग वो पहुंच चुके हैं या वो इंस्टॉल हो चुके हैं या उनका आगे का प्रोसेस चल रहा है. तो हम 15 अगस्त के पहले सारे को चालू करें.
ऐसा मैं नहीं कि मैं इस काम को कर रहा हूं इसलिए ये हमारे देश का रिजॉल्व है। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 से इस देश में एक कॉन्फिडेंस लेवल लाया और हर एक सेक्टर में लाया, वो कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हर जगह अपने आप परिलक्षित हो रहा है। अब हम इसको जो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सीधे सीधे आ जाते हैं। रियल एस्टेट सेक्टर जहां तक सवाल है, ये हमारे इकोनॉमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है मुझे बताने की जरूरत है। अभी आप में से कुछ लोगों ने बताया कि जो हमारा पिछले 2-3 साल पहले रियल एस्टेट सेक्टर करीब हमारा 200 बिलियन डॉलर के आसपास इसका अनुमान था, हम इसकी अपेक्षा करते हैं कि ये $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का हिस्सा बनेगा बाय 2030। और ऐसा ये नहीं किसी ने गप मार दिया, किसी ने गेस कर दिया, बिल्कुल ये हमारे जो ट्रेंड है वो ट्रेंड साफ साफ बताते हैं कि हमारे देश का रियल एस्टेट सेक्टर अगले 5-6-7-8 सालों के भीतर भीतर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो उस फिगर को टच करेगा। जिस प्रकार से हमने देखा कि 2020-21 में जो हमारा जो सेल था, जो हमारे अनाउंसमेंट थे रियल एस्टेट सेक्टर के, इसके बावजूद कि हम एक बहुत बड़े झोंके से, कोविड के झोंके से निकले, जब 2021-22 का पहला हमारा क्वार्टर आया, सारी की सारी रिपोर्ट किसी भी बने जितने सारे हमारे एक्सपर्ट्स रिपोर्ट्स है, हर एक रिपोर्ट में चाहे नाइट बैंक रिपोर्ट हो, एनरॉक रिपोर्ट हो, ये सारी की सारी रिपोर्ट से साफ साफ बता रही थी कि हमारा 2020-21 के मार्च का पहला जो क्वार्टर था और 2021-22 का जो पहला क्वार्टर था उससे कहीं ऊपर था। ये बताता कि हमारे सिस्टम में कितना रिजिलियंस है, हमारा करता रहेगा। अगर आप इसको देखें कि हमारे एम्प्लॉयमेंट के तौर पे देखें, एम्प्लॉयमेंट के तौर पे लगभग 5.5 करोड़ लोग एम्प्लॉयड थे रियल एस्टेट सेक्टर में। ये हमारे 2019 का फिगर था। तो आगे का हमारा प्रोडिक्शन है कि 7 करोड़ से ज्यादा लोग रियल एस्टेट सेक्टर में इसमें एम्प्लॉयड होंगे। आज हमारी जो नरेटको और क्रेडाई जो दोनों संस्थाएं हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, जो जिसमें आप में से आप लोग एक दूसरे फॉर्म में, आज आप CII के रूप में आए हुए, उस फॉर्म में भी आप उसको हमसे तमाम सारे इंटरेक्शन होते हैं। दोनों संस्थाओं ने स्किलिंग करने के लिए या जो हमारे लोगों के पास ऑलरेडी करने के लिए, जिससे वो रियल एस्टेट देश में बल्कि इंपॉर्टेंट सोर्स के तौर पर विदेशों में भी जाकर के अपने स्किल को दे सके, इसके लिए उन्होंने हमारे मंत्रालय के साथ एक एग्रीमेंट किया हुआ है। और दोनों संस्थाएं हमारे जो नरेटको भी और क्रेडाई भी लोगों के स्किलिंग में काफी सारे काम कर रहे हैं। ये बताता है कि हम किस प्रकार से इतने सारे लोगों को, बड़ी संख्या में लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। अगर आप इसको देखें कि ये एम्प्लॉयमेंट केवल डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है। रियल एस्टेट सेक्टर में जब कोई मकान बनता है, उस मकान के साथ 270 अलग अलग इंडस्ट्रीज, अगर मेजर इंडस्ट्री ले लें तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है, अब स्टील की इंडस्ट्री है, सीमेंट की इंडस्ट्री, ये तो डायरेक्ट होते हैं। बट ऐसे तमाम सारी इंडस्ट्री जिसमें तमाम सारी MSME है, वो सारे के सारे भी इससे डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। और उसका नतीजा ये होता है, जैसे मैं अगर हमने पीछे आपने देखा होगा, अभी जैसे पार्लियामेंट का काम चल रहा है, पार्लियामेंट के काम में जो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी है, उसमें हम 16,000 टन से ज्यादा स्टील ऑलरेडी लगा चुके हैं। उसमें हम माने इतना ह्यूज कंजम्पशन स्टील का, सीमेंट का, लेबर का, तमाम सारे जो एक्सपर्ट, जो किस्म किस्म के एक्सपर्ट, जैसे अभी जो लास्ट में हमारी जो अमित साहब बता रहे थे आर्किटेक्ट के बारे में, तमाम सारा कुछ एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनती है, तब हमारा सेंट्रल विस्टा के काम होते हैं। तो इतने सारे लोगों को मैन पावर से लेकर के इतनी सारी इंडस्ट्री को इसमें जो लेकर के, तो सारा का सारा पूरे इंडस्ट्री को भी ये एक सेक्टर लगा के चलता है। इसलिए रियल एस्टेट सेक्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर है। इसमें कहीं कोई, मैं समझता हूं कि किसी को इस बात में शक नहीं होगा। और इसीलिए अगर आप देखें तो 2014 से लगातार पिछले 7 सालों में भारत सरकार ने इस सेक्टर को बहुत ही एक महत्व दिया। हमारा कोई भी ऐसा बजट नहीं हुआ जिसमें हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐसे नए अनाउंसमेंट नहीं किए जिससे कि सेक्टर को सीधा सीधा उसके ऊपर असर पड़ता हो। जब राष्ट्रपति जी ने पहला भाषण दिया था नई सरकार के आने के बाद 2014 में, उस भाषण में ही उन्होंने परिकल्पना की थी सारे के सारे लोगों को आवास देने की। उस समय लोगों को आश्चर्य हुआ था, ऐसा कैसे सरकार कमिटमेंट लेगी कि हम सबको आवास दे देंगे। लेकिन आज आप देखिए, जब हमने पीछे जब इस कल्पना को माननीय राष्ट्रपति जो सरकार की सोच थी, उस सोच को जब अपने अभिभाषण में उन्होंने जब बोला था, उसको पूरा करने के लिए जब हमने राज्यों से एक एस्टिमेट मांगा कि कितना हमारा डिमांड होगा, तो राज्यों ने, जो राज्य और हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने लगभग 1 करोड़ का डिमांड बताया। वो आगे बढ़कर एनालिसिस की डिटेल में उसकी
पूरा का डिमांड असेसमेंट किया, वो 1,12,00,000 हुआ। और मुझे खुशी है कि आज हम ये सोच नहीं सकते थे। लेट मी टेल यू, मैं 2014 में भी इसी मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी था। उस समय लगता था कि कितना भारी कितना भारी ये हमारे लिए लक्ष्य लिया जा रहा है। 112 लाख मकान बनाना आज संभव नहीं था, लेकिन ये नामुमकिन भी आज मुमकिन हो रहा है केवल इस नाते ये हमारे देश का रिजॉल्व है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है कि उन्होंने समय समय पे ऐसी 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 व्यवस्थाएं की जिसकी वजह से हमें ये सब सारी चीजें संभव नजर आ रही। अगर हम 113 लाख से ज्यादा मकान हम सैंक्शन, 84 लाख से ज्यादा मकान के ऊपर निर्माण का कार्य प्रारंभ कर चुके हैं, 50 लाख से ज्यादा मकान हम लोगों को दे चुके हैं। और यहाँ मकान का मतलब चार दीवारी नहीं, मकान का मतलब वो मकान जिसके अंदर टॉयलेट भी है, जिसके अंदर पीने का पानी भी है, बिजली भी है, वहां पे गैस का चूल्हा भी है। ये सारी व्यवस्था के साथ हम 50 लाख से ज्यादा को दे चुके हैं। मैं जब जाता हूँ पेंडेमिक के नाते बीच में हमारे टूर बंद हो गए, मैं देश के कोने कोने में अरुणाचल प्रदेश से लेकर के केरल तक, कश्मीर से लेकर के मैंने हर इलाके में जब मैं जाता हूँ और वहां पे शहरों में लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों के सपने होते हैं घर के, उनके आंखों में जब देखें तो लगता है इतनी खुशी नजर आती है, उन्होंने एक कमाई जिंदगी का एक बहुत बड़ा चीज प्राप्त कर लिया। और ये हमारे देश के लिए सबके ऊपर लागू होता है, चाहे आम आदमी हो, चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, हर एक की जरूरत आवास है, हर एक इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। और इसी का कारण है कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी रियल एस्टेट इकोनॉमी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी बाय 2030। ये दिस इज पॉइज्ड टू डू दैट। इसी थोड़ा सा झटका जरूर लगा है बीच में जो इसके कोविड के नाते, लेकिन उसके बाद आगे के लिए वो रास्ता बिल्कुल साफ है। हम इसी प्रकार से बढ़ेंगे जिस प्रकार से देश का अर्बनाइजेशन हो रहा है। बीच में हमें एक साहब ने आपने बताया से हुआ पिछले 25 सालों में। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अर्बनाइजेशन के बारे में डेफिनेशनल इश्यूज है। अर्बनाइजेशन का जो डेफिनेशन हमारे देश में लिया गया है, जो डेफिनेशन अन्य देशों में लिया गया, अगर उनके डेफिनेशन को हम लोग ले लें तो हमारा आज भी अर्बनाइजेशन 50% से कहीं ज्यादा है। लेकिन हम अर्बनाइजेशन का जो डेफिनेशन यूज करते हैं, जो हमारे सेंसस में वो यूज करते हैं, या तो वो हमारा स्टैट्यूटरी टाउन हो या सेंसस टाउन हो। ये हमारा एक इस डेफिनेशन के बाद हमारी जो टोटल जो सेंसस के मुताबिक जो अर्बन पॉपुलेशन बनती है वो बनती थी लगभग 31% बनती है। लगभग 34% के आसपास, यानी 46-47 करोड़ लोग आज अर्बन एरिया में। और उस डेफिनेशन के मुताबिक अगर लेके चले तो 2051 में प्रेडिक्शन है कि लगभग 87 से 88 करोड़ लोग अर्बन एरिया में रहेंगे। यानी आज करीब 46 करोड़ है, 88 करोड़ हमारे होंगे 2051 यानी अगले 3 डिकों में हमारी आबादी लगभग दूनी हो जाएगी। ये आबादी रहेगी कहां पे? उनको जो सड़क चाहिए, उन्हें बिजली चाहिए, उन्हें घर चाहिए, उन्हें कॉमर्शियल सेंटर चाहिए, उन्हें जो इंटरटेनमेंट चाहिए, उन्हें हॉस्पिटल चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये सारा का सारा रियल एस्टेट सेक्टर का फ्यूचर है। केवल हमें सोचना है कि हम रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे लेके चले कि जिससे कि हमारे देश को जो आत्मनिर्भर भारत की जो संकल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की है, उस संकल्पना को हम लोग पूरा कर सके। कैसे हम लोग सारे के सारे लोगों को इंक्लूसिव डेवलपमेंट करें कि जिससे हर कोई का विकास हो, हर कोई इस इकोनॉमी का अंग बन सके, हर कोई एफोर्ड कर सके कि आज वो ईडब्ल्यूएस मकान में है तो आगे वो बढ़कर के एलआईजी जबाईजी और आगे ऊपर जाकर के बढ़े। और इसके लिए एक प्रकार से रिफॉर्म्स का ऐसा बड़ा एक ताना बाना बुना गया पिछले 6-7 सालों में, आप सबको मालूम है, लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूंगा कि जो किस प्रकार के रिफॉर्म्स रियल एस्टेट सेक्टर में किए गए। जो सबसे बड़ा रिफॉर्म मैं समझता हूं कि इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को एक नए लेवल पे ले गया, वो रिफॉर्म हमारा रेरा का है। रेरा जो है, आप ऐसे सोच सकते हैं कि रेरा के पहले और रेरा के बाद पूरा रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में हमारा परसेप्शन बदल गया। रियल एस्टेट सेक्टर का जो पहले हम लोग नाम लेते थे, उसमें लोग डरते थे कि ये तो इंडस्ट्री ऐसी है जैसे कि और भी कुछ इंडस्ट्री में नाम नहीं लेना के बारे में कि यहाँ पे लोगों को रियल एस्टेट सेक्टर में जो आप कमिट करेंगे उस चीज को डिलीवर करेंगे। और ये हर एक चीज पूरी ट्रांसपेरेंट है। आज हमारा यंग बच्चा जो कि मैनेजमेंट का ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट है, वो रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े बखूबी हो जाता है, क्योंकि वो एक चैलेंज के तौर पे लेता है कि देश के निर्माण में रियल एस्टेट का इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और इतनी बड़ी इसको। और साथ ही साथ जो हमारा आम आदमी है, जिसको एक पूरी अपनी जिंदगी की कमाई लगा करके वो अपने मकान लेना चाहता है, वो दुकान लेना चाहता है, वो कोई और बिजनेस करना चाहता है, उसको भी पूरा कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा हूं तो वो पैसा मेरा
जिस चीज के जितना रियल एक प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन किया इस पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को, प्री रेरा एंड पोस्ट रेरा कंप्लीटली एक नई कहानी शुरुआत होगी 2016 दिसंबर के बाद से। आज लगभग 67,000 से ज्यादा लोग हमारे प्रोजेक्ट्स इसमें रजिस्टर्ड है। आज लगभग 52,000 हमारे रियल एस्टेट के एजेंट, आज लगभग 70,000 से ज्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ किए जा चुके हैं। दिस इज द सक्सेस स्टोरी ऑफ रेरा। केवल एक राज्य था पूरे देश में जहां पे रेरा नहीं था, वो राज्य था वेस्ट बंगाल। लेकिन हाल में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसको भी आदेश करके स्पष्ट कर दिया कि वेस्ट बंगाल में भी रेरा होगा। और मैं समझता हूं राज्य सरकार ने भी दिया है, और मैं समझता राज्य सरकार बहुत जल्दी वो रेरा को भी वहां भी इंप्लीमेंट करेगी, यानी देश भर में रेरा का एक इंप्लीमेंटेशन होगा। दूसरा एक मेजर रिफॉर्म जो भी हाल में आया, आप लोगों को इसकी आहट समझ में आ रही होगी, मॉडल टेनेंसी एक्ट। देश में हमारे जो टेनेंसी के लॉ थे, ये लॉ हमारे थे मोस्टली 50, 60, 70s के लॉ थे। ऐसे लॉ थे जिसकी वजह से जब 2011 का सेंसस हुआ तो लगभग 1.1 करोड़ मकान हमारे खाली पड़े हुए थे। क्यों? क्योंकि लोगों का इस बात का विश्वास नहीं कि अगर मकान को किराए पे दूंगा तो मकान हमें वापस मिलेगा, चाहे दुकान हो, मकान हो, कुछ भी हो, आपको एक बार आप निकल गया तो फिर वो निकल जाते रादर देन पुटिंग इट ऑन द रेंटल। दूसरी तरफ हमारे यहाँ रेंटल के लिए या हमारे यहाँ जो हाउसिंग की इनएडिक्वेसी थी वो भी काफी बड़ी, 1.8 करोड़ लोग पाए गए जिनके पास मकान नहीं है। यानी इस प्रकार का एक डाइकोटमी थी। अगर वर्ल्ड बैंक ने 2016 में उनका बताया कि रेजिडेंशियल मार्केट हमारा जो है वो लगभग 20 बिलियन डॉलर का हमारा रेजिडेंशियल मार्केट है, और रेजिडेंशियल एंड कॉमर्शियल को ले ले तो मान के समझिए कि 40 बिलियन डॉलर का मार्केट है। 3 बादल बना लेते हैं जिसकी वजह से सेक्टर अपने आप मार्केट पूरी तरह से एबरेशन में चला जाता है। ये जो मॉडल टेनेंसी एक्ट आया, इस मॉडल टेनेंसी एक्ट में जो टेनेंट है और जो लैंडलॉर्ड है उन दोनों के रिश्तों को ऐसा साफ साफ कर दिया गया कि जिससे इसके माध्यम से अब उसमें कंफ्यूजन न रहे, सारे के सारे एग्रीमेंट के माध्यम से हो, सारा का सारा उसमें जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है बहुत ही आसान। आपको ये सारी चीज अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं। अभी हाल में मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और कल ही मैंने ट्वीट किया है, कल रात में मैंने ट्वीट किया है, मैं आर्टिकल पढ़ी कि ये तो एक्ट के आने के बाद वहां पे जो पगड़ी सिस्टम है मुंबई में, उस पगड़ी सिस्टम से तमाम सारे करीब 2.5 मिलियन, मुझे जानकारी नहीं है, 2.5 मिलियन पगड़ी वाले जो लोग हैं वो सारे तबाह हो जाएंगे, उनको सारा नुकसान हो जाएगा। मैंने कल ट्वीट किया ये बताने के लिए कि हमारा इस मॉडल टेनेंसी एक्ट का जो सेक्शन 4(1) है और जो सेक्शन 47(2) है, कृपया उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। ये हमारा एक्ट जो है ये प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, क्योंकि इस बात को हमने बहुत ज्यादा चर्चा कर करके, इसको बहुत चर्चा करके आप लोगों से भी, नेरेटको से, क्रेडाई से, इस राज्यों से, पब्लिक से बहुत ज्यादा कंसल्टेशन के बाद एक हम लोग लाए। आपको जानकारी होगा 4 साल की मेहनत बाद गया, और जिसको भी राज्यों से हमने इसको शेयर किया है। इस एक्ट में 47(2) साफ साफ कहता है कि जब पुराना लॉ रिपील भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितनी सारी हमारी टेनेंसीज हैं या आने जो जितने टेनेंसी से लेकर के उनको डिस्प्यूट्स है वो सारे सारे पुराने लॉ के मुताबिक होंगे। तो ये कानून बड़ा साफ साफ, इसको ये कानून एक नई चीज मैं समझता हूं, जैसा कि इसका हमें आप में से बताया, जो मैगजीन साहब जो बता रहे थे, उन्होंने बताया कि कई किस्म की नई मार्केट में व्यवस्थाएं लाएगा, जैसे की व्यवस्था लाएगा, ये सीनियर सिटीजन के लाएगा, हॉस्टल्स बनाएंगे। लोग हॉस्टल नहीं बनाते, जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हॉस्टल के नहीं बनते। आज इतने सारे मकान जो खाली पड़े हैं, उस मकान को एक बार, अभी लॉ नहीं है, मॉडल टेनेंसी लॉ है, लॉ तो बनाएगा राज्य सरकार। अभी राज्यों के साथ हमने हाल में सारे के सारे राज्यों के सीनियर ऑफिसर्स के साथ मैंने वीसी की, उनको समझाया कि आपको तुरंत इसको लॉ को लाएं। एक बार राज्य सरकार ने लॉ बना दिया, क्योंकि ये राज्य का कानून है, एक बार उन्होंने लॉ बना दिया, उसके बाद इट विल ओपन अप द मार्केट। जो आपने तमाम सारे खाली मकान पड़े उसको हॉस्टल के तौर पे यूज कर सकते हैं, उसको आप जो किस्म किस्म के तरीके से आप सोच सकते हैं कि कैसे करें कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट एक डेड इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ, इन्वेस्टमेंट उसके बाद अब उसमें रिटर्न्स आने चालू हो जाएंगे। लोग जिनके मकान उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है अपने मकान को लोग दे सकेंगे, जिससे कि उनके इन्वेस्टमेंट से जो डेड इन्वेस्टमेंट है उसका जो है उससे रेवेन्यू आना चालू हो जाएगा। जो तीसरा जो बहुत बड़ा रिफॉर्म्स हुआ है
वो रिफॉर्म हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको जानकारी है कि जो कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हर साल पब्लिश करता है, उसमें एक हमारा भी है, 10 में से एक हमारे मंत्रालय का है, वो है कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में। जब हमने स्टार्ट किया था 2016 में, 2015 में, उस समय हमारी रैंक 186 थी, 186 अमॉन्ग 190 कंट्री। आप सोच सकते हैं हम नीचे से चौथे पांचवें स्थान पे हुआ करते थे। पिछले साल का जो रैंकिंग थी, हम 27वें स्थान पे आ गए, यानी 156 स्थान हमने जम किया। और जिसको आप सारे लोग इस बात को समझ सकते हैं, आपने अनुभव किया होगा कि किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन परमिट के बारे में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिफॉर्म किया गया। ये रिफॉर्म किया गया न केवल इन बॉम्बे और दिल्ली के बारे में, क्योंकि रैंकिंग तो दिल्ली बॉम्बे के बारे में, आज हमारे 2565 शहर ऐसे हैं जहां हमारा कंप्लीटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट है। और हमारी पूरी कोशिश है कि मार्च तक हम 100% सारे के सारे शहरों को कर दें, जो हमारे 4400 शहर है, 100% कर दें। आज हमारे 19 राज्य या यूनियन टेरिटरी है जहां पे 100% सारे शहरों में हमारा ये पूरा लक्ष्य है कि इसको मार्च तक 100% सारे राज्यों को उनके सारी अर्बन एरिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन कंस्ट्रक्शन परमिट कर दे, जिससे कि किसी से मिलने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए, ऑनलाइन आपको जो है, ऑनलाइन ही आपको जो है ये रिटर्न मिल जाएगा IT एक्ट के साथ, वो आपका साइन होगा। आपके अगर कोई डिफिकल्टी है वो भी ऑनलाइन ही, सारा का सारा चीज कंप्लीटली, इट इज लाइक आई मीन हाइडिंग द पर्सन। और एक बार आपने उस आदमी को, उससे मुलाकात बन के, तो जो इसके बारे में करप्शन या डिले या और सारी चीजें थी, वो सारी चीजें दूर हो जाती है। नहीं तो पहले तो 2-2, 3-3 साल लग जाता था। लोग अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ जाते थे कि ठीक है, हमें इन्वेस्ट नहीं करना है इस परेशानी की वजह से। आज ये रिफॉर्म्स के नाते बहुत सारा इसमें परिवर्तन आया है। जो चौथा रिफॉर्म्स है, बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी का रिफॉर्म। आपको जानकारी होगी कि जो ये हमारे जो 1 करोड़ से ज्यादा मकान बना रहे हैं, इसमें एक रिव्यू में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जब मैं एज ए सेक्रेटरी उनके सामने रिव्यू में था, उन्होंने कहा क्या हम लोग इसका लाभ लेते हुए दुनिया की बेस्ट टेक्नोलॉजी को ला सकते हैं अपने देश में। हमने कहा सर बिल्कुल कोशिश करेंगे, और हमने कोशिश करना चालू किया। 1 साल के भीतर तमाम सारे नेशनल, इंटरनेशनल, आप सारे लोगों से कंसल्टेशन के बाद एक ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ये मार्च 2019 में कराया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के संबोधन को आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। और उसके बाद इस साल 1 जनवरी को एक चैलेंज मोड में 6 रीजन में 6 शहरों को सेलेक्ट किया, और चैलेंज मोड में 54 जो टेक्नोलॉजी विदेशों से आई थी, जिसमें 6 टेक्नोलॉजी को सेलेक्ट किया, 6 टेक्नोलॉजी अलग है। आप में से जो हमारे लास्ट में हम बता रहे थे टेक्नोलॉजी के बारे में, आप देखिए कि जो हमारा रांची में जो बनने वाला है, ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है। रांची में एक लेगो बच्चे खेलते हैं, उसे पूरा का पूरा मकान बनकर के एक दूसरे पर रखते चले जाएंगे। ये 13 मंजिल के मकान कैसे बनेंगे, देखने के ये एक नया एक अनुभव होगा, एक नई टेक्नोलॉजी मकान बन रहे, वो मकान के ऊपर पूरा का पूरा मंजिल दो दिन में बनते चली जाएंगे। जो मकान लखनऊ में बन रहे हैं, जो हमारे चेन्नई में बन रहे हैं, चेन्नई में देखिए लगभग पूरे होने की स्थिति में आ गए, इतनी तेजी से मकान बन रहे हैं। और ये मकान जिसकी गारंटी भी है कि वो उनके लंबे वक्त तक रहेंगे। ये मकान ऐसे है जो कि क्लाइमेट रिजिलिएंट है, क्लाइमेट के बारे में बड़ी सारी चिंताएं हैं इसको लेकर के, जो कि रिसोर्स एफिशिएंट भी है, जो कम से कम मिट्टी का प्रयोग, कम से कम पानी का प्रयोग, मैंने इसको तमाम सारी चीजें इस नई टेक्नोलॉजी। और सबसे बड़ी खासियत कि बहुत ही कम समय बनेंगे। और ये जैसे लगता है कि मैंने इनमें से 4 जगह जाकर के देख लिया, चेन्नई भी मैं गया, जाके देखने हैं, ऐसे लगता है जैसे कि फैक्ट्री में काम चल रहा हो। आप फैक्ट्री में वो सीढ़ी भी बन रही है, फैक्ट्री में उनका जो दीवारें भी बन रही है, फैक्ट्री में उनके छतें भी बन रही है, फैक्ट्री में उनके जो है ये पिलर्स भी बन रहे, तमाम सारी चीजें फैक्ट्री में बन रही है। और एक साथ जो कि 7-8 महीने में 13-13, 14-14 मंजिल के मकान को बना सकती है। ये टेक्नोलॉजी इसको लोगों तक पहुंच सके, इसके लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आदेश था, हमने एक नई व्यवस्था चालू की, टेक्नोग्राही। और हमने नरेटको से, क्रेडाई से, दोनों से रिक्वेस्ट किया। आई एम ग्रेटफुल टू देम। तमाम सारे अपने जो बिल्डर्स और के लोग हैं उनको इसके साथ जोड़ा। हमारे जो पब्लिक सेक्टर के जितनी सारे CPLOD, NBCC और जो राज्य सरकारों के तमाम सारे जो हमारे लोकल बॉडीज के काम करने वाले, सबको इसके साथ जोड़ा। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, इनको जोड़ा है कि ताकि ये टेक्नोलॉजी हमारी अपने खुद हम एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया CTI, ये हमने नरेटको और क्रेडाई दोनों को जोड़ करके हम लोग एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस करेंगे 2022 में, जिस कॉन्फ्रेंस में हम लोग शोकेस करेंगे
कि हमारे देश में क्या टेक्नोलॉजी जो हमने इसको अडॉप्ट किया या दुनिया की क्या टेक्नोलॉजी इसको लाएंगे। एक टेक्नोलॉजी के मेल जब तक आज की डेट में हमारे लिए चैलेंज है कि कैसे हम लोग कम से ज्यादा कर सके। जो हमने स्मार्ट सिटी में सीखा है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है या जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, लोकल रिसोर्सेज है, उससे हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। उसको हम लोग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इंडिया जो हमारे पार्टनर्स हैं, नरेटको और क्रेडाई दोनों हमारे पार्टनर्स हैं, उन पार्टनर्स के माध्यम से हम जब करेंगे तो ये हम लोग शोकेस करेंगे जो कि हमारे एफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स जो हमारे आईआईटी में बने हैं या एनबीआरआई में बने हैं, उनसे क्या नई नई टेक्नोलॉजी मटेरियल के बारे में, बिजनेस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में आई हुई है, या हम क्या इससे सीखे जो छह जगह से हमने क्या सीखा हुआ और विदेशों से हम क्या चिप ले सकते हैं। इस प्रकार का हमारा अनुभव होगा। तो ये हमारा टेक्नोलॉजी का एक नया रिफॉर्म है। मैं समझता हूँ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पहले बार इस प्रकार का चीज निकल करके आया। जो अगला जो रिफॉर्म था आपको फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, रीट के बारे में नील रहेगा जी, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब लोग को मालूम है रीट नई आज स्वामी के फंड के माध्यम से जो स्टार्ट हमारे प्रोजेक्ट थे लगभग 20,000 करोड़ के 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए गए और उसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख से ज्यादा मकान कॉस्टिंग अराउंड 54,000 करोड़, इतने सारे मकान इनको अनलॉक किया गया। ये एक नई व्यवस्था मैंने मैं इसको रिफॉर्म्स के तौर पे लेता हूं। ऐसे तमाम सारे रिफॉर्म्स चाहे टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में हो, इनकम टैक्स के बारे में हो या के स्टैंप ड्यूटी के बारे में हो, ऐसे तमाम सारे रिफॉर्म्स लिए गए। तो ये सारी की सारी के माध्यम से हम आगे लेकर के बढ़ सके। एक जो प्रधानमंत्री आवास योजना में तो अपने आप में एक बहुत बड़ा, जो मैंने शुरू में बताया कितनी बड़ी अपनी चैलेंज थी और बहुत अच्छा उससे काम तो हो ही रहा है। जब हम पैंडेमिक के थोड़ गुजर रहे थे, जब पूरा सबसे गरीब जिसको हमको नैनो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, उनके लिए स्कीम लॉन्च की जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेसिस। आप बात कर रहे थे अमित साहब टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, आप इस स्कीम को, आपसे रियल एस्टेट सेक्टर से मतलब नहीं है, लेकिन आज हम उनको स्ट्रांग बना रहे हैं। कल को रियल एस्टेट सेक्टर के वो भी एक ग्राहक होंगे, वो तमाम सारे मकान खरीदेंगे, उनका जब आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लेकिन खुशी की बात यह है, आप सोचिए कि वो स्कीम जो कंप्लीटली टेक्नोलॉजी बेस्ड, उनको मदद करने के लिए जो समाज के सबसे गरीब लोग, स्ट्रीट वेंडर्स लोग हैं, जो एक हमको नैनो एंटरप्रेन्योर्स कहते हैं, आप मेजर एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो लोग नैनो है, उन लोगों को 10,000 रुपए का वर्किंग लोन देने की स्थिति आज हम केवल 9 महीने में, पेंडेमिक वाला जो हमारा सेकंड फेज को अगर आप हटा दीजिए, इसको अगर 3-4 महीने का जो बीच में झटका उसको हटा दीजिए, तो 22 लाख से ज्यादा लोगों को हम लोग बेनिफिट दे चुके हैं। 25 लाख से ज्यादा लोगों को सैंक्शन कर चुके हैं, लगभग 42 लाख लोगों के एप्लीकेशन आ चुके हैं। दिस इज माइंड बॉगलिंग। आई मीन ये सब सारी चीजें पहले हो सकती थी, आप सोच भी नहीं सकते। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और जहां तक रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में, यहाँ पे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ARSC, ये जब पेंडेमिक आया और पेंडेमिक में लोगों का घरों को वापस जाना, अपने गांवों को वापस जाना, अपने शहरों, छोटे शहरों को वापस जाना चालू हुआ, उस समय जब माननीय प्रधानमंत्री के सामने हमने ये एक प्रेजेंटेशन किया, तो इस बात का आया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा कुछ बनाए कि जहां पे जो काम करता है वहीं पे वो रहे। क्योंकि ये जो वापस जाने वाले कौन से लोग थे, जो लोग हमारे स्लम्स में रहते, कौन से लोग थे जो कि हमारे जो है ये इनफॉर्मल सेटलमेंट में रहते, शहरों के बाहर रहते और ऐसे जगह रहते हैं जहां पे पेंडेमिक था, उनका सब बहुत ज्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। तो ऐसे लोगों को, जहां पे कोई बच्चा पढ़ने आता है, जैसे कि मैं ही गांव का रहने वाला हूं, गांव से हम शहर में आए और अगर शहर में हमको अगर एफोर्डेबिलिटी हमारी नहीं है तो हम कहीं दूर मकान कमरा लेकर के रहते, रोज हमें जर्नी करनी पड़ती है, वहां में तमाम सारी दिक्कतें होती है। अगर मुझे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के बगल में हमें मकान मिल जाए रहने के लिए अफोर्डेबल रेट पे, तो वहीं रहेंगे। जो लेबर है काम करने वाली, जहां वो काम करने वाले बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, लेकिन रहते वो कहीं दूर रहते हैं या रहते इतने खराब कंडीशन रहते हैं जिसको उनकी सेहत पर डायरेक्ट है, उनकी जो ऐसी स्थिति होती है, तो क्यों नहीं हम उनको एक अफोर्डेबल मकान दे सके और अफोर्डेबल मकान देने के लिए जिस रेट पे वो स्लम्स में लेते हैं उसी रेट पे उनको दे सके। और ये संभव है। इसके लिए मॉडल 1 एंड मॉडल 2 दो किस्म के मॉडल मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन उन दोनों मॉडल के साथ एक तो ऑलरेडी बने और प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर ऐसे मकान बना सके जो कि हमारे अर्बन पुअर के लिए, अर्बन लेवल को अफोर्डेबल रेट हो सके, ऐसा एक व्यवस्था तैयार किया गया।
मुझे खुशी है आपको शेयर करते हुए, आज ऑलरेडी लगभग 3,000 हमारे ऐसे मकान चालू हैं, जो मैंने अफोर्डेबल रेट पे लोगों को रेंटल दिए गए। आज लगभग जो दिस इज बीइंग ट्रांसफॉर्म थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, लगभग 1,05,000 मकान के बारे में लोगों ने कमिटमेंट दे रखे हैं, जो कि हम जो अपने खुद के जो अपनी जमीन उपलब्ध है उस पर इस स्कीम का लाभ लेते हुए उसको बनाएंगे। ये सारा का सारा जो हमारा जो रेंटल में अफोर्डेबल रेंटल के तौर पे बनेगा, वो भी एक बड़ा मेजर इसमें मैं समझता हूँ पूरे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक नया रास्ता दिखाएगा। जो हमें रियल एस्टेट सेक्टर में एक बड़ी समस्या लोग बताते थे कि हमारा फंसा हुआ हमारे इन्वेस्टमेंट अब आगे नहीं बढ़ पा रहे, मैं सोचता हूँ रीस्ट्रक्चरिंग के लिए आरबीआई ने अपने एक नया रिफॉर्म ही है, जिसको रिस्ट्रक्चरिंग करके आप अपने को फिर से एक नया मौका ले सकते हैं कि कैसे ये पहले बाकी सेक्टर्स में अलाउड था, रियल एस्टेट सेक्टर नहीं था, अब उससे आप लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। मैं इतने सारे रिफॉर्म्स की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये इस सरकार का एक मूल मंत्र है, रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यानी पहले आप रिफॉर्म करिए, सेक्टर में जो जो कमियां हैं, जो आपकी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से रोड ब्लॉक्स है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, उसको आप रिफॉर्म करिए। रिफॉर्म करने के बाद आप परफॉर्म करिए, और परफॉर्म करने के बाद आप पूरे ओवरऑल ट्रांसफॉर्म करिए। मैं समझता हूं रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म आपके रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बड़ा मेजर एक कंट्रीब्यूशन है। और इसमें इसी तहत इसी सीरीज में जब हमने अपनी रेरा की कॉन्फ्रेंस की थी लखनऊ में 2 साल पहले, मैंने नेरेडको एंड क्रेडाई दोनों से रिक्वेस्ट किया वहां पे कि आप लोग भी एक रिफॉर्म लाइए। और वो रिफॉर्म किस प्रकार का रिफॉर्म? क्योंकि मैंने उन्हें एक साधारण सा एग्जांपल दिया कि जैसे मैं अगर भारत सरकार में सेक्रेटरी भी हूं, और इसके बावजूद भी अगर मैं चाहता हूं कि लखनऊ में मकान खरीदूं, मेरे लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। मेरे पास पैसा उपलब्ध है, मेरे पास सेविंग्स है कि मैं मकान खरीद सकता हूं, मेरा मन भी है क्योंकि मैं रिटायरमेंट के बाद मुझे बसना भी है, लेकिन एक मकान खरीदने के लिए मेरे पास मैं चेक करूं कि कहां पे मकान कैसा है, किस साइज का है, हमारी जरूरतों को पूरा करेगा कि नहीं पूरा करेगा, कितने पैसे का है, हम इसे अफोर्ड कर पाएंगे। ये सब तमाम सारी दिक्कतें ऐसी है, तो हम किसी को ढूंढते कि भाई चलो आप हमारे रिश्तेदार हो, हमारे दोस्त मित्र हो, हमारे जानने वाले हो, कि भाई आप बताओ कि कौन कौन से मकान, कहां पे ये मकान मिल सकते हैं, किस रेट के मिल सकते हैं। बहुत सारी ऐसे प्रश्न हमारे ऐसे जिसको लेकर के हमें कई बार रेकी करना पड़ता है, और उस रेकी के दौरान तमाम सारे लोग कहते हैं गोली मारो, अब हमें आगे नहीं बढ़ने की जरूरत है। हमें नहीं चाहिए, एक मार्केट में डिमांड है, लेकिन डिमांड को सप्लाई भी है, डिमांड भी है, सप्लाई भी है, पर डिमांड और सप्लाई के बीच में एक ऐसी दीवार है, वो दीवार के नाते न डिमांड सप्लाई दोनों को एक दूसरे से मीट नहीं कर पाते। ये बात मैंने क्रेडाई एंड नेरेडको दोनों को कहा, और उनसे कहा कि आज डिजिटल टेक्नोलॉजी का जमाना है, आज समय है कि आप मेरे माउस, आपके जो विद क्लिक ऑफ द माउस यू शुड बी एबल टू डू टेक डिसीजन एंड नॉट गोइंग 10 टाइम, which will very ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आई एम रियली हैप्पी टू मेंशन इट टू यू इन द सीआई फोरम दैट दोनों ने, क्रेडाई ने भी और नेरेडको ने भी अपना ऐसा ई कॉमर्स पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल को मैंने 2-3 राउंड इनको मैं देख भी चुका हूं, उसमें और कई सारे सुझाव दिए कि इसको सुझाव दिया जाए, जिससे कि अगर मैं लखनऊ में मकान चाहता हूं तो मैं यहाँ पे क्लिक ऑफ द माउस में देख सकता हूँ कहां मैं मकान चाहता हूँ, मैं क्या मकान उपलब्ध है, मैं उसको नेविगेट कर सकता हूँ, मैं जो सुविधाएं चाहता हूँ वो सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकता हूँ कि भाई ठीक है फला वक्त पे मैं आकर के मकान देखना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने फोटो वीडियो बहुत अच्छे लगा रखे हो, वास्तव में ऑन ग्राउंड कैसा है ये सारा चीज देखना चाहते हैं, ये सारा फिक्स करके मैं एक राउंड जाऊंगा, और अगेन क्लिक ऑफ द माउस, जो मुझे एडवांस देना मैं एडवांस दे करके उससे हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सुविधा जैसे आप लोग बोल रहे थे कि जो हमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग हमें ऐसे करना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू सी कि हमारे क्या चीज है जिसकी वजह से हम लोग कस्टमर चाहे वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का हो, चाहे वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को, उसको हम फैसिलिटेट करें विद लिस्ट बॉर्डरेशन, वो इस कार्य को संपन्न कर सके, उसकी डिमांड को हम पूरी कर सके। मैं समझता हूं उससे बहुत तेजी से, बहुत ज्यादा इससे आपका डिमांड और सप्लाई का जो बीच की जो दीवार वो टूटेगी, और उससे काफी सारा सेल इससे होगा। जो मैं एक और बात आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि हमें पूरा का पूरा इस पूरी व्यवस्था को, जो चूंकि आपने कहा है कि क्रिएटिंग डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा, ये रिफॉर्म सारे हैं आपकी जानकारी में। डिमांड सप्लाई भी है, ये भी आपकी जानकारी, सप्लाई हो रहा है, आपके जैसे काबिल लोग
तमाम किस्म की, मैं आप लोग सारे के सारे बड़ी बड़ी कंपनियों को हेड करते हैं, और ये जो तमाम सारे लोग मुझे सुन रहे हैं आपके इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में, वो भी तमाम सारे ऐसे लगा जुड़े हुए। तो ये हमारे पास स्किल भी है, हमारे पास स्केल भी है, और हमारे पास ये ऑलरेडी अवेलेबल भी है। अब इन चीजों को कैसे हम लोग मैच करें, इन चीजों को मैच करने के लिए मैं समझता हूं कि कुछ 2 4 5 चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होगी। सो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है, आपने ही बताया और मैं उसको दोबारा रिपीट करूंगा, अफोर्डेबिलिटी। जो हम आगे के लिए जो बनाए, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जैसे कि यंग क्राउड है, उनको कैसा मकान चाहिए, कितने का मकान चाहिए, वो कितना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप मकान बनाएंगे, पुराने बंगले टाइप का मकान आप बनाते हैं कि भाई ठीक है बंगले टाइप मकान है, ह्यूज लॉन्स के साथ, मे बी द यंग क्राउड दे डू नॉट लाइक इट, they are not going for it. They would like to have, say, maybe 60 square meter, 45 square meter, 90 square meter. This is the kind of housing, and they want to go for a flat. They want a secure, safe, and with all kinds of facilities. सारी facilities उनको available हो, वो उसको जिसको afford कर सकते हैं, वो उन्हें मकान चाहिए। या अगर आप और जो हमारी जो दूसरी क्राउड है, जो कि आज की डेट में सरकार ने भी सपोर्ट किया है, जैसे मैंने नाम आपको बताया कि जो आपको रेंटल हाउसिंग के माध्यम से, या हमारे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मिडिल इनकम ग्रुप, उनके लिए कैसा मकान चाहिए। आपको ये देखना कि जिस सेक्टर में गैप है, और जो गैप सबसे ज्यादा क्या है, इस सेक्टर में गैप है, यूथ को मकान चाहिए, जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप है उनको लिए मकान चाहिए, जो मिडिल इनकम ग्रुप के लोग हैं उनको मकान चाहिए, बट हायर इनकम ग्रुप में मकान की कमी नहीं है। तो आपकी अफोर्डेबिलिटी इज वन थिंग, रेलेवेंस इज अनदर थिंग, कि आप जो मकान हो वो मकान रेलेवेंस, आपके मार्केट के बारे में भी रेलेवेंस, कि जो मार्केट आप जो डेवलप करते हैं, कॉमर्शियल स्पेस डेवलप करते हैं, इज इट रेलेवेंट। तीसरा जो स्मार्ट फीचर्स, आज के समय में पीपल आर लुकिंग फॉर द स्मार्ट फीचर्स। कैसे हम करें कि हमारी एनर्जी कंजम्पशन कम हो, क्या हम करें कि हम अपने घर को हमारे पास वाईफाई हो, हम इसको पूरे दुनिया से हम कनेक्टेड हो। तो व्हाट आर द स्मार्ट फीचर्स, हमारे वाटर के बारे में, सैनिटेशन के बारे में। नाउ पीपल हैव बिकम, सैनिटेशन के बारे में पहले में फर्क नहीं पड़ता था, घर के आगे कूड़ा पड़ा रहता था, कोई ऐसे शहर नहीं थे जिसके बाहर कूड़े का ढेर न पड़ा हो। लेकिन आज हम बात करें 2021 में, जब स्वच्छ भारत मिशन के 7 साल पूरे हो चुके हैं, इस 7 साल के भीतर जो हमने देखा है, हमारा सोच बदल गया। नाउ वी वांट क्लीन, एब्सोल्युटली क्लीन इंडिया, वी वांट क्लीन हाउस, वी वांट क्लीन स्ट्रीट्स, वी वांट क्लीन कॉलोनी। सैनिटेशन क्या कर रखा है, तो ये हमारा, और वो भी कैसे स्मार्ट तौर पे। आप एग्जांपल दे रहे थे आईओटी के बारे में, आप मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एंड दीज थिंग्स आर नॉट कॉस्टली। ये टेक्नोलॉजी कॉस्टली नहीं है, जस्ट अ मैटर ऑफ अडॉप्टिंग देम, हाउ दिस कैन हेल्प यू इन ब्रिंगिंग make better, how to bring the smart element in our system, that is important। और उससे हमारा कॉस्ट भी घटेगा, उससे हमारी सस्टेनेबिलिटी भी इंप्रूव करेगी, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप में से आपने एक बात किया प्रोडक्टिविटी के बारे में। प्रोडक्टिविटी इज वेरी term you have used, productivity is very important in all sectors including real estate sector। और जैसे कि हमने नई टेक्नोलॉजी की बात की, जो हमारा लाइट हाउस प्रोजेक्ट है, ऐसे प्रोडक्टिविटी तमाम सारे जगह, हाउ यू कैन इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। लोग कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगा, नहीं, एम्प्लॉयमेंट और बढ़ जाता है। व्हेन द वन वे इज, आई मीन व्हेन यू इंक्रीज द पाई, जब पाई का साइज आप बढ़ा देते हैं, उससे ऑटोमेटिकली ओवरऑल टोटल एम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ जाता है। तो हाउ वी कैन यूज द स्मार्ट एलिमेंट्स to make sure that the productivity goes up, whether productivity आपको बिजनेस में हो, productivity आपके जो आपके टेक्नोलॉजी, आई थिंक दैट इज अनदर एरिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग आई विल से द सस्टेनेबिलिटी, बिकॉज नाउ द जिस प्रकार से आपकी जो क्लाइमेट के बारे में तमाम सारे चेंजेस हो रहे हैं, we need to be more sensitive towards the climate sensitivity। आज हमने क्लाइमेट स्मार्ट सिटी, आप जाकर के हमारे पोर्टल पे देख सकते हैं, क्लाइमेट स्मार्ट सिटी का भी हाल में हमने रिजल्ट भी अनाउंस किया था। अपने शहरों को हमने 1 स्टार 2 स्टार से लेके 5 स्टार में, 5 स्टार तो कोई नहीं है, बट 4 स्टार तो कुछ 6 शहर आ गए थे। तो ऐसे हमने अलग अलग शहरों के हमने रेटिंग किए। और क्यों किए? वी वांट टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द क्लाइमेट। We want to say that when you use the energy, उसको कैसे कर सकते हैं, सैनिटेशन कैसे कर सकते हैं, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कैसे रोक सकते हैं, ऐसी तमाम सारी जो चीजें हैं, उन चीजों के प्रति आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं। और ये हमने शुरुआत की है जो स्मार्ट सिटी, ऐसे शहर जो कि या तो कैपिटल सिटी है
या उनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है। हमने 5 लाख का एक मार्क इसलिए लिया है कि 5 लाख से ऊपर शहर जब होता है तो वो एक ऐसी अवस्था में आता है कि बहुत तेजी से उसका वृद्धि होता है, बहुत ज्यादा वहां पे स्प्रॉल्स होते हैं। तो दे नीड टू बिकम सेंसिटिव टुवर्ड द अर्बन डिजाइन, अर्बन फॉर्म्स, अर्बन प्लानिंग, ऑल दिस थिंग्स। आई मीन द ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, हर एक चीज के बारे में उसको सेंसिटिव हो जाने की आवश्यकता है। इसलिए 5 लाख से ऊपर के सारे शहरों को और जो हमारे जितने कैपिटल सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, सबको लेकर के क्लाइमेट स्मार्ट सिटी की अवधारणा की है। और वो आप हमारे जाकर के हमारी वेबसाइट पे, मंत्रालय के वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं कि हमने क्या काम किया और आज हमारे शहर कहाँ पे हैं, कैसे हैं। तो मैं इन बातों के मैं दोबारा एक बार आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे सीआई के इस पूरे दिन भर के इतने महत्वपूर्ण विषय से बातचीत करने के लिए मुझे मौका दिया। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप जो बातें मैंने कही है वो आपको आगे जो आगे सेशंस होंगे उसमें और ज्यादा आप चर्चा करेंगे। और चर्चा करके जो आज चर्चा का जो इम्पोर्टेंस है, चर्चा का इम्पोर्टेंस ये है कि हमें कमिटमेंट लेने की जरूरत है। देश बदल रहा है, देश एक आत्मनिर्भर भारत पे आगे बढ़ रहा है, देश हमारा $3 ट्रिलियन से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। उसको करने में हम क्या कर सकते हैं? What is that we can do? And what is the kind of assistance required from the different players? Because we are all working as a team India. तो टीम इंडिया के तौर पे हम अपनी टीम को कैसे मजबूत कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं? That is the something which your deliberations should come through. इसमें कोई नई बात आती है, definitely I will request you to share it with us from the CII because CII is very important to us. We are in conversation with you on various forums. तो आपको जो अच्छी बातें निकल करके आती हैं, please do share with us. I wish you all the very best for a very good conversation during the day. Thank you. बहुत बहुत